नमस्कार भाई, सभी को आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ऐप पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्लास 11th की बुक रामशरण शर्मा NCERT को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम कवर करेंगे। फर्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। ये टॉपिक वाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। जो भी कथन असत्य है वो बताना है। प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। प्राचीन काल के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई। इनकी रचना है जो संस्कृत भाषा में हुई। सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विविध हुआ था। तो ये ठीक है। तो इनमें असत्य कौन सा है? सी ऑप्शन असत्य है। सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा के अलावा खरोष्ठी और अरामाइक लिपियों में हैं। अशोक के जो अभिलेख है वे ब्राह्मी में और खरोष्ठी में और अरामाइक में और यूनानी लिपियों में हैं। और सबसे ज़्यादा इसके जो अभिलेख थे वे ब्राह्मी लिपि में थे। पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों हैं। अतः कथन सी असत्य है, अन्य तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है वैसे राजा जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। सेकंड है सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। तो इसका ऑप्शन सी दोनों कथन ही सत्य है। व्याख्या देखिए इसकी। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहा जाता था। अतः कथन एक सत्य है। सम्राट अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया तथा समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देशों के छोर तक पहुंची। इस प्रकार दोनों चक्रवर्ती राजा कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। सेकंड है प्राक्य आर्य जातीय उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। तो इसका ऑप्शन डी न तो एक है और न ही दो है। उपयुक्त दोनों कथन असत्य है। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति से आए हैं। प्राक्य आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति के अंग हैं। प्राक्य जो आर्य है ये जातीय उपादान ये दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति के अंग है। नेक्स्ट है भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले आर्य, उसके बाद यूनानी, उसके बाद शक, फिर हूण, फिर तुर्क आए थे। व्याख्या देखिए इसकी। प्राचीन भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। इसमें आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क आदि अनेक प्रजातियां शामिल थी। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट आपस में इस तरह निर्सीवर्त हो गए कि आज उनमें से किसी को भी उनके मूल रूप से साफ साफ पहचाना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। फर्स्ट क्वेश्चन इसका अंग्रेजों तथा क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा भारतीय इतिहास तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि लेने के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारतीय लोगों के रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए।
तो इसका ऑप्शन सी है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि उन्होंने भारत पर अपना शासन मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों के रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना होगा। क्रिश्चियन मिशनरियों ने भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उनके धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सके और उनके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत भी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? जर्मन विद्वान एफ मैक्स मूलर ने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप यह बताया गया कि भारतीय समाज अलौकिक और वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित था। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी है। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के विद्वान एफ मैक्स मूलर ने दिया। उन्होंने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट को कुल मिलाकर 50 खंडों में प्रकाशित किया है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप भारत के लोगों को स्वेच्छाचारी शासन का आदि तथा परलौकिक समस्याओं में डूबे रहने वाले और जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था के सामाजिक कुचक्कर में फंसा हुआ बताया गया है। मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। सबसे पहले 1776 में इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ था। अतः कथन 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलिकंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो इसका ये दोनों कथन असत्य हैं। 1785 ईस्वी में प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किन्स ने किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना की थी। ये कब की थी? 1784 में कोलकाता में की गई थी। और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था? 1785 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किसका किया था? भगवत ये किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था 1789 ईस्वी में। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्न में से किस विद्वान ने तैयार किया था? तो किसने किया था? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने किया था। और ये कब किया था? 1904 ईस्वी में किया था। भारतीय विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास की छवि धूमिल करने के विरोध में भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने और समाज को सुधारने के लिए लोगों को स्वराज प्राप्ति हेतु प्रेरित करने के लिए। तो इसका उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। भारतीय विद्वानों ने, विशेषकर वे जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत की छवि धूमिल किए जाने से क्रोधित थे। उन्होंने इंग्लैंड के फलते फूलते औपनिवेशिक शासन के विरोध में भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय विद्वान समाज को केवल सुधारना ही चाहते थे, बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण इस प्रकार करना चाहते थे कि उससे समाज को सुधारने में मदद मिले, और यह कार्य भारत के लोगों को भारत के इतिहास का ज्ञान करवाकर ही संभव था। नेक्स्ट है, भारतीय विद्वानों ने भारत के लोगों को भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में अवगत करवाकर स्वराज प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ए एल बोसम, इसके ये पुस्तक किन्होंने लिखी थी? वंडर दैट वाज इंडिया, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। डी कोसाम्बी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और राजेंद्र लाल मित्र ने कौन सी लिखी थी? इंडो आर्यंस। के ए नीलकंठ शास्त्री ने ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया को लिखा था। नेक्स्ट है, भारतीय लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। वी.ए. स्मिथ ने प्राचीन भारत के गणराज्यों के अस्तित्व के बारे में बताया था। महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े समर्पित विद्वान थे। उन्होंने देश के सामाजिक राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। और आर.जी. भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। उल्लेखनीय है कि दोनों महान समाज सुधारक थे और अपने शोध से विवाह का समर्थन किया था उन्होंने। और जाति प्रथा एवं बाल विवाह जैसे कुप्रथा का खंडन किया था। हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। और वी.ए. स्मिथ ने अपने इतिहास लेखन में सिकंदर के आक्रमण के समय में वर्णन किया था तथा इतिहासकार के.पी. जायसवाल ने सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यहाँ गणराज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन स्वयं चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पांडुरंग वामन काणे के कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने सम्राट अशोक पर लेखन कार्य किया है। ए.एस. अल्तेकर ने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का लेखन किया है। और डी कोसाम्बी ने अपने लेखन में भारतीय समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को प्रस्तुत किया है। तो इसका ऑप्शन सी असत्य है। ए.एस. अल्तेकर और के.पी. जायसवाल जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका का वर्णन किया गया है। इतिहासविद के.ए. नीलकंठ शास्त्री ने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का लेखन किया है, अतः कथन सी असत्य है। पांडुरंग वामन काणे संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक हुए। उनका विशाल कीर्तिस्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो 5 खंडों में प्रकाशित हुआ सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। नेक्स्ट है, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने भारत के राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन किया। उन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकों का लेखन किया है। डी कोसाम्बी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखलाया। वे अपना इतिहास विवेचन कार्ल मार्क्स के लेखों के अनुसार करते थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास में अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया है, अतः कथन डी है जो ये भी सत्य है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा
स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। तो दोनों कथन असत्य हैं। उपरोक्त दोनों कथन असत्य। दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते थे। इनके बचे हुए अवशेष उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश के दक्षिण भाग में भारी संख्या में इनका निर्माण हुआ था और पूर्वी भारत में ईंटों के विहारों का निर्माण होता था। ईंटों का निर्माण कहाँ पर होता था? पूर्वी भारत में। उल्लेखनीय है कि अधिकांश भौतिक अवशेषों जो कि टीलों के नीचे दबे हुए मिले हैं, इन टीलों में एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहुसंस्कृति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है? गुफा को, मंदिर को, उपकरण को या कब्र को? कब्र को कहा जाता है। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है और प्राचीन भारत में कागजों की मुद्रा का चलन था। रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है। तो ऑप्शन सी है इसका। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, परंतु धातु के सिक्के का चलन था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी और सोने और शीशे के बनते थे। अतः कथन सी असत्य है, जबकि बाकी कथन सत्य हैं। प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जिस स्रोत से मिलती है उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि में जब तक कोई वस्तु जीवित रहती है तो C14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में C14 का समन्वय भी होता रहता है, परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब उसमें विद्यमान C14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन हवा और भोजन से C14 लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो इनमें से अशोक के अभिलेख में ये ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक और एक यूनानी भी हुई है। अशोक के अभिलेख राजादेश के रूप में जारी किए जाते थे। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरामाइक तथा ग्रीक दोनों लिपियों में है। अफगानिस्तान से जो प्राप्त अभिलेख है ये अरामाइक और ग्रीक दोनों लिपियों में। अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र कहलाता है या पेलियोग्राफी कहलाता है। अभिलेख और प्राचीन दस्तावेज की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहलाता है। दोनों कथन असत्य है। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख और पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। पुराने दस्तावेज की जो प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी कहा जाता है। और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है? सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राजादेश जारी किए जाते थे। बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। प्रयाग
प्रस्तियाँ राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। तो सभी कथन सत्य है। अभिलेखों को अपने कोटियों में बांटा गया है। सम्राट अशोक के अभिलेख राजादेशों की कोटि में आते हैं। उनके अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक राजादेशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती थी। अभिलेखों की दूसरी कोटि में अनुष्ठानिक अभिलेख हैं, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव तथा शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों और प्रस्तर फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करवाया है। आगे है, अभिलेखों की तीसरी कोटि में वे प्रस्तियाँ हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का वर्णन है, परंतु उनकी पराजयों और कमजोरियों का कोई वर्णन नहीं मिलता। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ति अभिलेख इसी कोटि में आता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। वे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में थे। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ प्राकृतिक भाषा में मेषचर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। वेदांगों वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझाने के लिए की गई थी। व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन सी है। प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियाँ मेषचर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी गई है। अतः कथन एक असत्य है। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, इसके लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक था, इसलिए इनकी रचनाएं हुई है। ये वेदांग है शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड और व्याकरण मतलब निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। व्याकरण की रचना पाणिनि ने 400 ईसा पूर्व के आसपास की थी। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला है। अतः कथन 3 सत्य है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम इस प्रकार है। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत सूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूत्र में साहित्य गद्य में नियम पूर्वक संस्कृत रूप में लिखे जाते थे। शूल सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण के मापों का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका ए व बी दोनों सत्य है। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। सूत्र में साहित्य गद्य में नियम पूर्वक लिखे जाते थे। संस्कृत होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। शूल सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है और ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ हुआ है। उल्लेखनीय है कि ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं, शोध सूत्र और ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। कौटिल्य द्वारा रचित
अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। ये जातक कथा ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईसा सन तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। प्रसंग वंश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों में विभक्त है और जिसमें दूसरा और तीसरा अधिक पुराने हैं और इसमें मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की भी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने अपने काव्य और नाटक लिखे हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम और इस महान सृजनात्मक कृतियों में गुप्तकालीन उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। इस साहित्य में मुक्तकों और प्रबंधन काव्यों की रचना मिलती है। तो दोनों कथन ये सत्य है। संगम साहित्य प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्रित होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी ऐतिहासिक सभा को संगम कहते थे। यह आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र स्रोत है। संगम साहित्य मुक्तकों और प्रबंधन काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में से कौन सा कथन है सत्य है। फर्स्ट है सांद्रो कोत्स नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। मैगस्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। वैंगसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान और ह्वेनसोंग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा था। उसके द्वारा रचित इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। अतः बी असत्य है जबकि अन्य तीनों सत्य हैं। यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य और सांद्रोकोस जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। एक ही ऐसा व्यक्ति था। वैनसोंग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। उल्लेखनीय है कि वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। फाहियान और वैनसोंग दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फर्स्ट है लेखक है और रचना है। मैगस्थनीज है, ये किसकी रचना है। मैगस्थनीज की रचना कौन सी है, इंडिका। और टोलमी की ज्योग्राफी और पिलनी की नेचुरल हिस्टोरिका और वैनसोंग की सीयू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक ने राजतरंगिणी की रचना की थी। तो ये किसने की थी, कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की थी। इसमें कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। बाणभट्ट की रचना कौन सी है, हर्षचरित। और विल्हन की विक्रमांक देवचरित है। और अतुल की मूषिक वंश और संध्याकर नंदी की रामचरित रचना है। उल्लेखनीय है कि बाणभट्ट के हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृत्तांत है। यह गद्य काव्य है।
विलन द्वारा रचित विक्रमांक देवचरित में कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम का वर्णन किया गया है। अतुल की रचना मूषिक वंश में मूषिक राजवंश का वृत्तांत है और जिसका शासन उत्तर केरल में था। संध्याकर नंदी के रामचरित में कैवर्त के जाति के किसानों और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच की लड़ाई का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य के पद 8 तोके मतलब 8 संकलनों में विभक्त है। संगम साहित्य के 2 मुख्य समूहों में से एक पट्टिनेडिकल और एक पट्टिनेनकिल कणक्कु है। तो दोनों कथन इसके सत्य हैं। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं जो 8 तोके 8 संकलनों में विभक्त हैं। उल्लेखनीय है कि पद 100 के समूह में संग्रहित है, जैसे पुरनानुरु। संगम साहित्य के 2 मुख्य समूह हैं पेटिनेडिकल और पेटिनेनकिल कणक्कु, और पदपाठ पहला समूह दूसरे से पुराना माना जाता है, इसलिए इसे लौकिक साहित्य के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था? तो मेरठ स्तंभ, वैराट स्तंभ, टोपरा स्तंभ या ए बी दोनों? तो इन दोनों को दिल्ली मंगवाया था। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों में एक मेरठ से और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान से दिल्ली मंगवाया था। एक तो हरियाणा से और दूसरा मेरठ से। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार भाई सभी को, आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ए पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे और तीन लेसन पिछली वीडियो में करवा दिए थे और ये फोर्थ लेसन है भौगोलिक ढांचा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, प्राचीन भारत के लोगों को मानसून पवनों की दिशा के बारे में जानकारी थी। भारत के लोगों को मानसून पवनों के ज्ञान के कारण पश्चिम एशिया और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के साथ व्यापार करने में सुविधा हुई। तो इसका दोनों कथन इसके सत्य हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। भारत के लोगों को ईसा की पहली सदी के आसपास मानसून पवनों की दिशा मालूम हो गई थी। भारत के लोगों को मानसून के ज्ञान से पश्चिम एशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने में सहायता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नदियों के बीच स्थित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर में भीमा नदी तथा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के बीच का राज्य कर्नाटक के रूप में पहचाना जाता है। बादामी के चालुक्य और राजपूतों का शासन तुंगभद्रा नदी के उत्तर में पड़ता था। प्राचीन कलिंग देश की सीमा उत्तर में महानदी तथा दक्षिण में गोदावरी तक थी। तो ये तीनों कथन सत्य है। फर्स्ट है, कर्नाटक राज्य की सीमा उत्तर में भीमा नदी तथा दक्षिण में तुंगभद्रा नदी बनाती है। बादामी के चालुक्यों और राष्ट्रकूटों की सीमा तुंगभद्रा के उत्तर में पड़ती थी तथा इन राज्यों को तुंगभद्रा के दक्षिण में राज्य प्रसार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो दूसरी ओर पल्लवों और चोलों को भी इस नदी तुंगभद्रा के उत्तर में राज्य प्रसार में कठिनाई हुई थी। भारतीय महाद्वीप के पूर्व भाग में प्राचीन कलिंग राज्य की उत्तरी सीमा महानदी तक और दक्षिणी सीमा गोदावरी नदी थी। उत्तरी सीमा महानदी थी और दक्षिणी गोदावरी थी।
क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन काल में व्यापार और संचार मार्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में व्यापार और संचार सड़क मार्ग द्वारा होता था। इस काल में व्यापार और संचार मुख्य रूप से नदी मार्ग द्वारा होता था। तो इस काल में व्यापार और संचार मुख्य रूप से नदी मार्ग द्वारा ही होता था। प्राचीन काल में व्यापार और संचार सड़क मार्ग से नहीं होता था, क्योंकि उस काल में सड़कें बनाना कठिन था। अतः कथन एक असत्य है। प्राचीन काल में नदियाँ वाणिज्य और संचार की धमनियाँ थी, इसलिए इस काल में मनुष्यों और वस्तुओं का आवागमन नावों से होता था। अतः नदी मार्गों का सैनिक और वाणिज्य संचार में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। अतः कथन 2 सत्य है। उल्लेखनीय है कि अशोक द्वारा स्थापित प्रस्तर स्तंभ नावों द्वारा ही देश के दूर दूर स्थानों पर पहुंचाए गए। संचार साधन के रूप में नदियों की यह भूमिका ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों तक भी कायम रही थी। प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी की घाटी में हुआ। वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा नदी में हुआ। वैदिकोत्तर संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। तो इसका ए उत्तर है, हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु नदी की घाटी में हुआ है। कथन एक सत्य है। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था, जबकि विकास पश्चिमी गंगा घाटी में। अतः कथन 2 असत्य है। उत्तर वैदिक संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, मध्य गंगा घाटी में फलो फूली यह एक संस्कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित था? सोपारा, मुजिरिस, आरिकामेडु और ताम्रलिप्ति। तो इसमें आरिकामेडु था। प्राचीन काल में आरिकामेडु, महाबलीपुरम और कावेरीपट्टनम के बंदरगाह कोरोमंडल तट पर अवस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम पंच मार्कड सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? तांबा, चांदी, सोना या टीन के? तो चांदी के बने होते थे। भारत के प्राचीनतम आहत सिक्के मुख्यतः चांदी के बने होते थे। उल्लेखनीय है कि ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि आकृतियां बनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 पे सम्मिलित कीजिए। सोना कहाँ पर मिलता था? सोना कर्नाटक में मिलता था। और शीशा कहाँ मिलता था? आंध्र प्रदेश में। और तांबा राजस्थान से। और टीन कहाँ से प्राप्त हुआ था? अफगानिस्तान से टीन प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट लेसन है, प्रस्तर युग, आदिम मानव। आरंभिक फर्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरापाषाण युग का आदि मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था। इस युग के औजारों में विदारणी और खड्ग शामिल थे। इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं। आरंभिक पुरापाषाण युग का मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल कर शिकार और खाद्य संग्रह पर जीवित रहता था। इस युग के औजारों में कुल्हाड़ी, हैंड एक्स और विदारणी, कलीवर और खंडक चॉपर का उपयोग होता था। इस युग के स्थल पाकिस्तान में स्थित पंजाब की सोहन नदी की घाटी में पाए जाते। इसके अलावा कई अन्य स्थल कश्मीर और थार मरुस्थल में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान का दिदवाना क्षेत्र, बेलन और नर्मदा की घाटियों में तथा मध्य प्रदेश के भीम बेटका में इनके निवास स्थल के अवशेष मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपरी पुरापाषाण में आधुनिक मानव का उदय हुआ। मध्य पाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी की बनी वस्तुओं का था। तो दोनों कथन सत्य हैं। ऊपरी पुरापाषाण युग में आर्द्रता कम हो गई थी। इस युग में आधुनिक प्रारूप के मानव का उदय हुआ था। उल्लेखनीय है कि इस युग में नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी तथा भारत में फलकों और तक्षणियों का इस्तेमाल होने लगा था। तक्षणियों मतलब ब्लेड का और बिरुनिस का। मध्य पुरापाषाण युग में मुख्य उद्योग पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था। इसके मुख्य औजार फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी थे, जो कि पपड़ी से बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इस युग के लोग पशुपालन करने लगे थे। इस युग में सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग होता था। मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका ऑप्शन सी। मध्य पाषाण सतल, राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में पाए जाते हैं तथा दक्षिण में इसका फैलाव कृष्णा नदी के दक्षिण तक है। कथन सी असत्य, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य है। इस युग में सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथ्स औजारों का प्रयोग होता था। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं का संग्रहण करते थे। वे लोग आगे चलकर पशुपालन भी करने लगे थे और राजस्थान के बागौर तथा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के बागौर में और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग के कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस काल में अनाज पर जीने वाले पर्चिंग पक्षी के चित्र बनाए जाते थे। भीमबेटका की गुफा में इस काल के चित्र पाए गए हैं। इस काल में अनाज पर जीने वाले पर्चिंग पक्षियों के चित्र नहीं पाए जाते थे, बल्कि उन पशु और पक्षियों के चित्र पाए जाते थे जिनका शिकार करके वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। अतः कथन एक असत्य है। इस युग के लोग चित्र बनाते थे। मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा इसका अद्भुत उदाहरण है। यह दक्षिण में विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसके 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से भी ज़्यादा चित्र बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। सबसे पहले कृषि उत्पादन किस काल में शुरू हुआ था। मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, सिंधु सभ्यता काल। तो माना जाता है नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि उत्पादन शुरू हुआ था। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक काल था। सर्वप्रथम मनुष्य ने इसी काल में कृषि करना शुरू किया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेरगढ़ से चावल, गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले हैं और यहाँ के निवासी कृषि करने में उन्नत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। फर्स्ट है, इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। कश्मीर के बुर्जों में इस काल के लोग गर्तावास में रहते थे। इस काल में ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का उपयोग हुआ है। तो इसकी व्याख्या है, इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे खास तौर पर पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया करते थे। अतः कथन एक सत्य है। कश्मीर में नवपाषाण संस्कृति के गर्तावास गड्ढागर के उदाहरण मिलते हैं और कश्मीर के बुर्जों में इसके अवशेष मिले हैं। अतः कथन दो सत्य है। इस काल में कुंभकारी शुरू हो गई थी। आरंभ में हाथ से बनाए गए मृदबांड मिलते थे
तथा बाद में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनने लगे थे। इन बर्तनों में पॉलिशदार काला मृदभांड तथा धूसर मृदभांड शामिल है। इसमें काली मिट्टी और धूसर मिट्टी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है, हड्डी के बने हथियारों का प्रयोग करते थे। लोग भवन निर्माण कला जानते थे। पिकली हल में नवपाषाण युगीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। और गुफकराल से प्राप्त कब्रों में मालिक के साथ पालतू कुत्तों के दफनाने के अवशेष भी मिले हैं। तो ये ऑप्शन असत्य है, ऑप्शन डी। कश्मीर स्थित बिरजोम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं। उल्लेखनीय है कि गुफकराल, जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुआ, यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे। अतः कथन डी असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य है। उल्लेखनीय है कि नवपाषाण काल में भारी तकनीक प्रगति हुई, क्योंकि इसी अवधि में लोगों ने खेती, बुनाई, कुंभकारी, भवन निर्माण, पशुपालन, लेखन आदि का कौशल विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ अवशेष है, किस स्थल से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेरगढ़ से कृषि प्राप्त हुई है, और पिकली हल से राख का ढेर प्राप्त हुआ है, और चिरांद से हड्डी के हथियार प्राप्त हुए, और बुरजोम से गर्तावास प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में मेरगढ़ में बसने वाले लोग कच्ची ईंटों के बने घरों में रहते थे। इस काल के निवासी पालतू जानवरों की फिगरिन्स आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं बनाने लगे थे। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। मेरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं और जौ और रुई उपजाते थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। उल्लेखनीय है कि इस काल में लोग मिट्टी और सरकंडों के बने गोलाकार या आयताकार घरों में भी रहते थे। नवपाषाण युग के लोग जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण में ग्रेनाइट की पहाड़ियों के ऊपर बसे थे, वे फिंगरिन्स आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं में गाय, बैल, भेड़ और बकरी की मूर्तिकाएं बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थान से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं? बागौर से, भीमबेटका से, और मेहरगढ़ से, और मस्की से। तो भीमबेटका से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं। नेक्स्ट लेसन है, ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल के लोग ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे। मालवा का मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांड में सबसे उत्कृष्ट माना गया। आहार मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। तो व्याख्या देखिए इसकी, ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियाँ थीं। अतः कथन एक सत्य है। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता है। मालवा मृदभांड जो ताम्रपाषाण मृदभांड में उत्कृष्टतम माना गया है। अतः कथन 2 सत्य है। आहार और गुलिंद दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित ताम्रपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल है। अतः कथन 3 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में सर्वप्रथम
तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई। इस काल के लोग बाजरे की फसल का उत्पादन करते थे। तो दोनों कथन ये सत्य है। ताम्रपाषाण काल में सर्वप्रथम तांबे से औजार बनाने की शुरुआत हुई थी। इस काल में पत्थर एवं औजारों का साथ साथ प्रयोग किया गया था। इस काल के लोग गेहूँ चावल के अलावा बाजरे की खेती भी करते थे। उल्लेखनीय है कि वे लोग मसूर, उड़द और मूंग आदि सहित कई प्रकार के दलहन और मटर पैदा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस तल को तांबवती या तांबा वाली कहा जाता है? तो आहार को तांबवती या तांबा वाली कहा जाता है। आहार का प्राचीन नाम तांबवती अर्थात तांबा वाली है। आहार के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण धातु कर्म की जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जारवे संस्कृति से है। जारवे संस्कृति नगरीय संस्कृति थी। यह संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इनाम गांव में नगरीकरण पाया जाता था। तो जारवे संस्कृति ग्रामीण थी। अतः कथन एक है सत्य है। जारवे संस्कृति मुख्य रूप से पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई जाती थी। इस संस्कृति के निम्न पुरास्थल है अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इनामगांव, प्रकाश और नासिक। कथन 2 सत्य है। जारवे संस्कृति दैमाबाद और इनामगांव में नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी। अतः कथन 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इस काल में कपास की कृषि की जाती थी। इस काल के लोग केवल काले व लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे। आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि भी जानते थे। तो इसका भी है, इस काल के लोग केवल काले व लाल मृद भांड का प्रयोग नहीं करते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग चाक पर बने काले व लाल मृद भांड का प्रयोग और चित्रित मृद भांडों का भी प्रयोग करते थे। अतः कथन बी है सत्य है, जबकि बाकी तीनों कथन सत्य है। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार की जाती थी। कपास की पैदावार है जो वो दक्कन की काली मिट्टी में की जाती थी। ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ये अपना घर कच्ची ईंटों से भी बनाते थे, परंतु अधिकतर मकान गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे। परंतु आहाड़ के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। महाराष्ट्र में कपास, सन और सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? दैमाबाद, इनाम गांव और सोनगांव या चंदौली। तो इनाम गांव ये किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। व्याख्या है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक थी। इसमें 100 से भी अधिक घर और कई कब्रें पाई गई। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ताम्रपाषाण युग की कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोग मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। कब्र में मृतक के साथ मिट्टी एवं तांबे की वस्तुएं रखी जाती थी। तो दोनों कथन सत्य हैं। व्याख्या है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में दफनाते थे। इस काल में कब्र में मृतक के साथ मिट्टी की हंडिया और तांबे की
कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। उन लोगों का मानना था कि ये वस्तुएं परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ताम्रपाषाणी कालीन धार्मिक विश्वासों के संदर्भ में इनका विश्वास कैसा था? धार्मिक विश्वास इनका कैसा था? इस काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इस काल में वृषभ सांड को धार्मिक पशु माना जाता था और इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। तो सभी कथन इसके सत्य हैं। ताम्रपाषाण काल में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। इस काल की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई है। इस काल में वृषभ सांड को धार्मिक पशु माना जाता था। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाओं से यह साबित होता है कि वृषभ सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमाओं से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 पूर्वी भारत है। पूर्वी भारत ये इनकी पूर्वी भारत में कौन सी विधि प्रचलित हुई थी? पूर्वी भारत में आंशिक स्वादान विधि प्रचलित हुई थी और पश्चिमी भारत में संपूर्ण स्वादान और दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा और महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रपाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी। इस काल में सरदार का घर पूर्वी टीले पर बना होता था। तो इस काल में सामाजिक असमानता पाई जाती थी। ताम्रपाषाण काल में बस्ती के ढांचे और शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। अतः कथन एक सत्य है। उल्लेखनीय है कि पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नवेसा बस्तियों में पाया जाता है कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र हैं। और इस काल में सरदार और उसके नातेदार आयताकार मकानों में बस्ती के केंद्र स्थल में रहते थे। अतः कथन 2 असत्य है। उल्लेखनीय है कि इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे और आयताकार मकानों में सरदार वर्ग तथा गोल झोपड़ियों में सामान्य वर्ग के लोग भी रहते थे। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है? हड़प्पा संस्कृति से अलग किस संस्कृति को माना जाता है? मालवा, कायदा, जारवे और गणेश्वर। तो मालवा और जारवे संस्कृति को अलग माना जाता है। मालवा संस्कृति नवदा, टोली, एरन और नगदा में पाई जाती थी। यह संस्कृति हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। जारवे संस्कृति जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़कर सारे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। यह देश के दक्षिण और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही थी। कायदा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांड में कुछ प्राक्य हड़प्पीय लक्षण हैं और साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। गणेश्वर संस्कृति को उसके सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस काल की कायदा और एरन की बस्तियां किलाबंद थी। इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय समानता थी और नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर स्थित था। इस काल के लोग लेखन कला नहीं
जानते थे। इस काल के लोग लेखन कला नहीं जानते थे। और असत्य कौन सा है? इस काल में अनाज उत्पादन में क्षेत्रीय असमानता थी। ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज भवन, मृद भांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देते हैं। पूर्वी भारत चावल उपजाता था तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूँ उपजाता था, तो बी कथन असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य है। मध्य प्रदेश में कायदा और एरन की और पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियाँ किलाबंद थी। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है जो नर्मदा नदी के तट पर बसा है। इस स्थान पर अब तक सबसे अधिक अनाज के भंडार पाए गए हैं। ताम्रपाषाण काल के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे। उल्लेखनीय है कि वे नगरों में न रहकर ग्रामीण समुदाय में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। तो दैमाबाद, जारवे, दैमाबाद का जारवे और एरन मालवा संस्कृति थी, और कालीबंगा हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, और गुलिंद ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। नेक्स्ट लेसन है हड़प्पा संस्कृति, कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नगरीय संस्कृति थी। इनकी लिपि चित्रात्मक थी। इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। तो सभी कथन सत्य हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी। इन नगरों में भवन ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित होते थे। उसके अनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाती हुई काटती थी और नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। इन लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। इनकी लिपि चित्र लेखात्मक थी और चित्र के रूप में लिखा हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का सूचक है। इस संस्कृति में व्यापार, आदान प्रदान, माप तोल में 16 या उसके आवर्तकों का व्यवहार होता था, जैसे 16, 64, 160, 320 और 640 आदि। 16 के अनुपात की यह परंपरा भारत के आधुनिक काल तक चलती रही है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कौन सा कथन असत्य है? इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। तो कौन सा कथन असत्य है? बी कथन असत्य है। हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थर और कांसे के बने औजारों का उपयोग करते थे, अतः बी कथन असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। बनावली में जौ का पूरा अवशेष मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है। कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे थे, जो सिंधु शब्द से निकला है। इस काल के लोग तिल और सरसों उत्पादन करते थे और कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। यह संस्कृति असव केंद्रित थी। हड़प्पा संस्कृति में पशुपति महत्वपूर्ण देवता था। एक मोहर पर एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक टांग पर दूसरी टांग डाले बैठा दिखाया गया है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ और एक गैंडा मोहर पर चित्रित है। इस देवता को पशुपति महादेव बताया जाता है। इस काल के लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से
भी भली भांति परिचित थे। सामान्यतः धातु शिल्पियों द्वारा कांसा निर्माण तांबे में टीन मिलाकर किया जाता था, अतः कथन 2 सत्य है। हड़प्पा संस्कृति असव केंद्रित नहीं थी। वैदिक काल में आर्यों द्वारा घोड़े का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था, अतः कथन 3 है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग किया जाता था। तो हड़प्पा संस्कृति के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारी से नहीं, बल्कि एक बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरें और मानकीकृत मापतोलों के अस्तित्व से भी होती है, अतः कथन 1 सत्य है। इस काल के लोग व्यापार के लिए धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। वे आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा करते थे। वे मिट्टी की मोहरों का उपयोग करते थे, अतः कथन 2 है सत्य है। हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है। इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था, दोनों ठीक है। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों का कोई जिक्र नहीं है। इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग वृक्ष, पशु और मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे, परंतु ये अपने देवी देवता के लिए मंदिर निर्माण नहीं करते थे। उस काल में मंदिर मिस्र और मेसोपोटामिया में बनाए जाते थे, अतः कथन सी है सत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य है। हड़प्पा संस्कृति के लोग पृथ्वी को उर्वरता से की देवी समझते थे और उसकी पूजा उसी तरह से करते थे। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा में पक्की मिट्टी की मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है और संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है। सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष व पशु पूजा करते थे और इनमें सबसे महत्व का पशु एक सींग वाला यूनिकॉर्न जो गैंडा हो सकता है, कुबड़ वाले सांड की भी पूजा की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे। उनके अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज भी पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कथनों में से कौन से कथन सत्य है। इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। धोलावीरा और राखी गड्डी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं है, प्राक्य हड़प्पा, हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा मिलती हैं। हड़प्पा संस्कृति का नाम सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के प्रांत में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल का पता चलने के कारण पड़ा। यह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में है, अतः कथन 2 असत्य है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज रावी नदी के तट पर की थी। संस्कृति पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहादेश में उदित होकर दक्षिण और पूर्व की ओर फैली। इसका विस्तार कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक है, अतः कथन 1 असत्य है। इस संस्कृति के परिपक्व अवस्था वाले नगरों में से धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित है तथा राखी गड्डी हरियाणा में घग्गर नदी पर स्थित है। दोनों नगरों में प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन तथा उत्तर हड़प्पा कालीन की अवस्थाएं भी मिलती हैं। नेक्स्ट स्थान है हड़प्पा स्थल है और ये इनकी स्थिति है। रंगपुर
रंगपुर कहाँ पर है? रंगपुर गुजरात में। और कालीबंगा राजस्थान में, राखी गड्डी हरियाणा में और मोहनजोदड़ो सिंध में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहरे इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति है। यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। यह संस्कृति प्रस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में। तो इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति उनकी मोहरे हैं। अब तक लगभग 2000 शिले प्राप्त हुए हैं। इनमें से अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ साथ एक सींगी जानवर, भैंस, बाघ, बकरी आदि की आकृतियाँ उकेरी गई है। कथन एक है सत्य है। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत महत्व था। शासकों का ध्यान क्षेत्र विजय की ओर नहीं था। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्रों का अभाव था। कथन दो भी सत्य है। इस संस्कृति में शिल्पी धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे। कांसे के नृत्य की उनकी मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना है, परंतु यह लोग प्रस्तर शिल्प में पिछड़े हुए थे। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह यहाँ कोई महान प्रस्तर प्रतिमा नहीं मिली। अतः कथन 3 यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इसके पास नगर योजना की ग्रिड मतलब जाल पद्धति थी। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी। उपयुक्त सभी, तो ये सभी है। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न है, ये इसीलिए भिन्न है। हड़प्पा संस्कृति कई तत्वों के आधार पर पश्चिमी एशिया की संस्कृति से अलग है और इनकी विकसित नगर योजना प्रणाली के विपरीत मिस्र और मेसोपोटामिया में नगर बेतरतीब बढ़ते जाने की प्रवृत्ति थी। इन देशों में नगर योजना नहीं पाई जाती थी। हड़प्पा की चित्रात्मक लिपि का मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपियों से कोई समानता नहीं है। उल्लेखनीय है कि हड़प्पाई की मोहरे व मृदभांड पर अंकित पशुमंडल स्थानीय है। हड़प्पा संस्कृति के सभी नगरों में सभी मकान आयताकार है, जिनमें पक्का स्नानागार और सीढ़ीदार कुआं संलग्न है। पश्चिमी एशिया के नगरों में इस तरह की प्रणाली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कथनों पर विचार है। यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज़्यादातर औजार कांस्य के बने थे। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर है। तो लोथल जो हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर है। यह संस्कृति कांस्य युगीन थी। इस काल के लोग कांस्य निर्माण पद्धति से परिचित थे। ये धातु की खूबसूरत मूर्तियां बनाते थे, परंतु इनके औजार ज़्यादातर पत्थर के बने होते थे। कथन एक असत्य है। लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह नगर था। अतः दो कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है और इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी, ये गलत है क्योंकि प्रत्येक घर में तो कुआं था। इस काल में नालों को बांधों से घेरकर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में पाई जाती थी, परंतु नहर नालों से सिंचाई का चलन नहीं था। बी कथन असत्य है। इस काल में लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। राजस्थान के कालीबंगा में हल से जोते हुए खेत के निशान पाए गए हैं। अतः कथन ए सत्य है।
हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में धूप से सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, इसका क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का संदर्भ है। इसका क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृतियों से बड़ा था। सुरकोटदा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था। इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो तीनों कथन सही हैं। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग के साथ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग थे। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। इसका क्षेत्र ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्राब्दी में संसार की सभी संस्कृतियों से बड़ा था। हड़प्पा संस्कृति के परिपक्व अवरोध और सुरकोटदा समुद्र तट नगर थे। इस संस्कृति के 7 नगरों को ही परिपक्व अवस्था वाले नगर कहा जा सकता है। उनमें हड़प्पा पंजाब में और मोहनजोदड़ो अर्थात प्रेतो का टीला सिंध में, पाकिस्तान सिंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से शुरू होता था। तो दोनों कथन ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में समाज शासक और सामान्य वर्ग में बटा हुआ था। शासक वर्ग के लोग नगर दुर्ग में रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इस काल में लिंग पूजा का प्रचलन पाया जाता है, जो कालांतर में शिव की पूजा से गहन रूप से जुड़ गया। हड़प्पा में पत्थर से बने लिंग के अनेक प्रतीक मिले हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है। इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे ये मृद भांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। तो उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी। इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया। मंदिरों का कोई जिक्र नहीं है हड़प्पा संस्कृति के अंदर। व्याख्या इसकी, उत्तर हड़प्पा काल में गुजरात के लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, किंतु इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पा स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है। तो बी कथन असत्य है। किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता था। तो सिंधु संस्कृति को जाना जाता। मेलवा सिंधु संस्कृति का प्राचीनतम नाम है। 2350 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलवा के साथ व्यापारिक संबंधों की चर्चा है, और मेसोपोटामिया के पुरालेखों में 2 मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का उल्लेख मिलता है, दिलमन और माकन। ये 2 मेसोपोटामिया और मेलवा के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला है। तो दोनों बात कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ पर हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन अवस्थाएं देखने को मिली है, अतः कथन एक सत्य है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है, अतः कथन 2 असत्य है। तो मिलते भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।